स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज की क्लास जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के पूरे भारत के बच्चों के लिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप आईटीआई कर रहे हो, आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो, किसी भी ट्रेड से हो, 1 साल की आईटीआई है, 2 साल की आईटीआई है, यूपी की है, बिहार की है, राजस्थान की है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के, मतलब इंडिया के किसी कोने से है, हिंदी आप समझ पा रहे हो तो फिर ये क्लास आपके लिए सुटेबल होने वाली है। ठीक है, क्लास नंबर है आज हमारी 14। इसके पहले हमने आपको क्लासेस करा दी हैं 1 to 13 और वो क्लासेस आपको देखना जरूरी है। ठीक है, 1 to 13 क्योंकि पहले क्लासेस देखोगे नहीं तो रिलेट नहीं कर पाओगे। और कैसे देख सकते हो आप? प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, और अगला सवाल होता है सर क्लास का पीडीएफ। तो क्लास वाइज जो मॉड्यूल चल रहे हैं, जैसे अभी डिजिटल स्किल का मॉड्यूल चल रहा है जिसमें हम लोग कंप्यूटर वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीजें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है आप बिना इसके मानोगे नहीं। हालांकि मैं हमेशा मना करता हूँ भैया इससे दूर रहो, फिर भी नहीं मानोगे। तो खैर ये आप अपनी जिद पूरा कर सकते हो, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। बाकी क्लास तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बात और आ जाती है कि इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना ही चाहिए। यूट्यूब पर जाइए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, आ जाएगा एक चैनल आपको ग्लोबल आईटीआई लिखा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ बोलूंगा तो इसको चुप करा दीजिएगा। फिर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में नीचे की तरफ स्लाइड करिएगा, देखेंगे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन भी नए सीजन का शुरू हो चुका है 2024 के लिए। ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह भी हमने स्टार्ट करवा दिया है। तो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं स्टार्ट हुआ है, तो भैया प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी हमें इसे स्लाइड करना पड़ेगा जिससे कि नीचे की तरफ आगे, हो सकता है आपके फोन में ऊपर दिखा दे। यहाँ देख रहे हैं आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, यहाँ पर सीरियल वाइज क्लासेज हैं, 13 है, 12 है, 11 है। तो सीरियल वाइज आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, कोरिलेट कर पाओगे चीजों को। तो ये हमने आपको बता दिया। बाकी गूगल पे जाके globaliti.org भी सर्च कर सकते हो, या फिर सिंपल ग्लोबल आईटीआई भी सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट आ जाएगी globaliti.org। इसको ओपन करिए, यहाँ पर देखेंगे आईटीआई कोर्स का ऑप्शन होगा, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर जाना है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जब जाएंगे तो 2 ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो आपको चले जाना है भाई, थोड़ा सा वेरीफाई करता है सिक्योरिटी के लिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई हो जाने दीजिए। उसके बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे 2 कोर्स आएगा, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर पर जाओ, चले ही जाते हैं। इसके अंदर आप आओगे तो आपको मॉड्यूल वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा, उसके बाद 6, इस तरह से सारे मॉड्यूल्स के आपके मिल जाएंगे पीडीएफ। तो कभी कभी बीच में बता देना जरूरी है, क्योंकि भाई नहीं बताएंगे तो कुछ नए बच्चे होते हैं जो पहली बार क्लास देख रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि यार बस बोल ही दिए, बताया तो है नहीं। तो मैंने सोचा बताते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 दिख रहा है, तो सरप्राइज नहीं होना है आपको, क्योंकि इसके पहले 1 to 75 हमने करा दिया है जो टॉपिक चल रहा है। उसके बाद जो नई क्लास के बाद वाली जो क्लास होगी उसमें नया चैप्टर होगा और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल आईडी। सब मिलाकर पूछा जा रहा है कि दिए गए जो नीचे लिखे गए हैं इसमें से सही ईमेल आईडी कौन सी है। तो जब भी आपको पता होगा ईमेल आईडी में 3 हिस्से होते हैं, मैं आपको बता दूं ईमेल आईडी 3 हिस्से से मिलकर बनी होती है। पहला हिस्सा होता है यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद पहला हिस्सा हो गया ये, दूसरा हिस्सा होता है @ का सिंबल, उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है जो वो वेबसाइट या वो कंपनी या फिर वो सर्वर जिस पर हम होस्ट कर रहे हैं, या हमारी ईमेल आईडी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, कह सकते हैं ईमेल आईडी के सर्विस देने वाला कंपनी का नाम होता है। ठीक है, अब जैसे जीमेल का ही एग्जांपल ले लिया जाए तो आपकी भी ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार से होगी, राहुल भैया 414, राहुल भैया 414 @gmail.com, ऐसा ही कुछ होगा आपका, है ना, या फिर कुछ और हो सकता है। तो सही फॉर्मेट यही होता है, यूजर नेम आए, फिर @ आए, फिर जीमेल आ सकता है, जीमेल की जगह याहू का वाईमेल भी आ सकता है, ठीक है, या फिर रेडिफ मेल भी आ सकता है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो सबसे पॉपुलर क्या है? जीमेल है। जीमेल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया भैया? गूगल के द्वारा बनाया गया है, गूगल की एक सर्विस है जीमेल। तो यहाँ पर सही देखिए क्या है, जीमेल तो है लेकिन .com नहीं लगा है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें लगा है, सब कुछ ओके है। आउटलुक है, आउटलुक .com रहता तब चल जाता सॉरी, आउटलुक भी एक ईमेल सर्विस है, लेकिन इसके आगे देखना .com नहीं लगा है, आउटलुक और जीमेल को घुसा दिया एक ही में, तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए जोसेफ, जोसेफ एक नाम है, ये कोई सर्विस नहीं है। जीमेल है तो इसको आगे यहां पर कर दिया, इसलिए गलत है। तो सब मिलाकर कौन सा वाला सही हो जाएगा? आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। जोसेफ क्या है? एक यूजर नेम है, एक व्यक्ति का नाम है,
और @ का सिंबल है और ये सर्विस प्रोवाइडर हो गए जीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। Which of the following is used to send a copy of an email to another person without original receiver of the email knowing? ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो दोस्ती होती है ना, एक से ज्यादा लोगों से होती है। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए, कुछ लोग क्या होते हैं, एक से ज्यादा लोगों से उनकी दोस्ती होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं उनका नाम है ए एक व्यक्ति है, इनकी दोस्ती बी से भी है और इनसे दोस्ती सी से भी है। अभी दो लोग का एग्जांपल लेकर चलते हैं, बस ज्यादा भी हो सकते हैं। कई लोगों का सी डी ई बड़ा लंबा लिस्ट रहता है, कई लोगों से होती है दोस्ती। तो एक तो होता है कि अब एक ही मैसेज है, एक ही मेरा मैसेज है, सुबह सुबह मैं जगा और मेरी 3 लोगों से दोस्ती है और मैं चाहता हूं कि तीनों को वही मैसेज भेज दूं, लेकिन तीनों को पता ना चले, कि मतलब इसको लगे कि मैंने इसको भेजा है, इसको लगे कि मैंने सिर्फ इसको भेजा है और इसको लगे कि सिर्फ मैंने इसको भेजा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन तीनों लोगों को अंधेरे में रखना, अंधा करने वाली बात आएगी। ब्लाइंड कॉपी की बात हो रही है, ब्लाइंड कॉपी। अंधा कॉपी का मतलब क्या है कि बी को लगेगा कि सिर्फ मुझे भेजा गया है, सी को लगेगा कि सिर्फ मुझे भेजा गया है और डी को लगेगा कि सिर्फ मुझे भेजा गया है, लेकिन ए ने सबको भेजा है। ठीक है, तो ईमेल में भी ऐसी होता है। ईमेल में भी सर्विस होती है कि एक ही चीज को अगर आप कई बार, अब बार बार भेजने से अच्छा है एक ही चीज को फॉरवर्ड करना है 3 लोगों को या 3 लोगों को या 10 लोगों को, 20 लोगों को, संख्या कहीं भी हो सकती है। चाहते हैं कि सबको पता चल जाए, कि पता चल जाए, जैसे अब ए वाला भेजे और चाहते हैं कि सब जान जाए, बी जान जाए कि किसको गया, सी को भी गया है, डी को भी गया है, सी जान जाए कि बी को भी गया है, डी को भी गया है, मतलब तीनों को आपस में भी पता चल जाए कि एक ए वाले ने किसको किसको मैसेज भेजा है। तो उसको सिंपल कहते हैं कार्बन कॉपी। क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी, CARBON। ठीक है, CC ईमेल आईडी में एक ऑप्शन रहता है CC, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब ये होता है कि मैं भेजूंगा, सबको पता चल जाएगा कि किसको किसको ये ईमेल भेजी गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ईमेल भेजूं, एक ही ईमेल सबको भेजूं, लेकिन किसी को आपस में पता ना चले। तो कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा? मैं चूज करूंगा BCC, जिसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल एक की एक प्रति भेजने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाएगा। यानी जो मेन व्यक्ति है, मान लेते हैं मेन व्यक्ति बी है, इसको तो आप भेज रहे हैं, इसकी ईमेल आईडी आपने 2 में टाइप किया। जब भी ईमेल भेजते हैं हम तो सबसे ऊपर ऑप्शन क्या आता है? 2, मतलब किसको भेजना है। 2 में आपने इनका नाम दे दिया, बाकी चुपके से 2 लोगों को और भेज दिया, इन लोगों का नाम किस में दे दिया? BCC में लिख दिया कि यही कॉपी इन दोनों लोगों को भी मिल गई। तो ही यहां पर पूछ रहा है, तो इसको हम कहते हैं भैया BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर एक ही ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेजना है और आप चाहते हैं कि उन लोगों को आपस में पता ना चले, तो उसको क्या कहेंगे? हम BCC वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। ईमेल में ये सर्विस होती है, जब भी आप जीमेल लॉगिन करोगे देखोगे उसमें BCC और CC दोनों ऑप्शन रहता है। CC में डाल दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि किसको किसको भेजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While creating a Gmail account, जब Gmail अकाउंट बना रहे हो, create an account for myself, आप अपने लिए एक ईमेल आईडी कह सकते हैं कि आप अपने लिए Gmail पर एक ईमेल आईडी बनाने जा रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, आप अपने लिए बनाने जा रहे हो, ना कि बिजनेस के लिए बनाने जा रहे हो। ठीक है, ना ही किसी कंपनी के लिए बनाने जा रहे हो। किसके लिए बनाने जा रहे हो? आप ईमेल आईडी अपने लिए पर्सनल बनाने जा रहे हो। पर्सनल ईमेल आईडी वो आपकी व्यक्तिगत होगी, आप पर्सनल यूज के लिए बनाने जा रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे? ऑप्शन बी सेलेक्ट करोगे। आंसर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ईमेल आईडी बना रहे हैं वो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है, व्यक्तिगत हो। मेरी कोई कंपनी चलाना होगा तो मैं कंपनी के नाम से डोमेन लूंगा, ठीक है, और इस पर क्या होगा? यूजर नेम सिंपल मेरा होगा, पर्सनल। तो एक सवाल भी यही पूछा है कि जीमेल पर अकाउंट बनाते समय अपने लिए, आप अपने लिए, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपनी कंपनी के लिए, आप अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, नहीं, आप अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? पर्सनल अकाउंट वाला सेलेक्ट। ठीक है, चलिए, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलवाते हैं आप, जब बैंक में पैसे जमा करना होता है तो कौन सा अकाउंट बोला जाता है? उसको सेविंग अकाउंट बोला जाता है ना, हिंदी में बचत खाता बोला जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे, आपका कोई कॉलेज स्कूल हो या फिर आपकी दुकान हो या फिर आपका शॉपिंग मॉल हो, तो उस समय जब अकाउंट खुलवाएंगे तो कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ता है? करंट अकाउंट खुलवाता है, उसको हम कहते हैं हिंदी में चालू खाता। ठीक है,
तो दोनों में फर्क है ना, ये क्यों है, यह पर्सनल है, व्यक्तिगत है, इसलिए सेविंग है, करंट है। तो उसी तरह से यहां पर भी फंडा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ब्लैंक है, इसको आपको बताना है। फ्यू वर्ड दैट कैन क्विकली टेल व्हाट ईमेल इज अबाउट। आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, उसमें वो कौन से शब्द हैं जो बता सकते हैं कि ईमेल किस बारे में है। देखिए, जब भी हम ईमेल किसी को भेजते हैं तो जनरली ईमेल का फॉर्मेट इस तरह से होता है, सबसे ऊपर टू में उस व्यक्ति की ईमेल आईडी दी जाती है जिसको हम ईमेल भेजना चाहते हैं। उसके नीचे सीसी बीसीसी का ऑप्शन भी होता है। सीसी बीसीसी अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं यूज करना चाहते हैं, सिंगल व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन रहता है सब्जेक्ट। क्या होता है भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस बारे में आप ईमेल भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे आपको क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन। और नीचे आप थोड़ा बहुत अपनी डिटेल भेज देते हैं और यहाँ नीचे क्या करते हैं, अपना रिज्यूम या बायोडाटा अटैच करके मेल को भेज देते हैं। तो कोई भी किसी के पास जब मेल जाता है तो उसके पास पूरा अंदर की कहानी नहीं दिखती है, मोटी मोटी ऊपर की 2-4 लाइनें दिखती हैं। तो 2-4 लाइन में क्या दिखता है, सब्जेक्ट दिखता है, और उसी से पता चल जाता है कि यह ईमेल किसके बारे में है। ठीक है, तो यही सवाल भी पूछ रहा है कि कुछ शब्द जो तुरंत बता देते हैं कि ईमेल किस बारे में है, वह कौन सा शब्द है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से ईमेल को खोले बिना, ओपन किए बिना ही हमें पता चल जाता है कि ईमेल किस बारे में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अजीम हैज रिसीव्ड न्यू मेल फ्रॉम हिज टीचर। अजीम भाई हैं, इनके टीचर ने इनको मेल भेजा है। वेयर कैन ही चेक द मेल रिसीव्ड। कह रहे हैं कि भेजी हुई ईमेल आईडी इनको कहां दिखाई देगी। देखो, जब भी हमें ईमेल आईडी पर कोई हमें मेल भेजता है, जब कोई मेल भेजता है तो हमें कहां प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है इनबॉक्स में। ठीक है, इनबॉक्स में क्या होता है, मेल हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए मैंने आपको मेल भेजा तो आपके इनबॉक्स में जाएगा, मैंने भेजा तो मेरे सेंड बॉक्स में दिखाएगा। जो मैंने भेजा ईमेल वो कहां दिखाएगा, वो दिखाएगा सेंड बॉक्स में। ड्राफ्ट में लिखा पर भेजा नहीं। मान लो मैं लिख रहा था मेल, ठीक है, मैंने मेल लिखा लेकिन भेजा नहीं, तो वो कहां सेव रहेगा, लेकिन भेजा नहीं तो वो कहां सेव रहेगा, वो ड्राफ्ट में सेव रहेगा। ठीक है, कंपोज मतलब जब भी ईमेल आप लिखना, किसी को भेजना स्टार्ट करते हैं तो भेजने के लिए सबसे पहली बटन दबानी पड़ती है कंपोज। कंपोज मतलब लिखना, या क्रिएट भी कई बार ऑप्शन में रहता है, यानी तैयार करना। जब भी मेल भेजना होगा, जैसे आपको ऐप ओपन करना है तो ऐप पर क्लिक करते हैं ना, उसी तरह से मेल तो आपके सामने रहती है। जब किसी को भेजना हो मेल तो कंपोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सारा कुछ खुल जाता है, टू, सब्जेक्ट, अबाउट, ये सब खुल जाता है फिर, है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, आंसर पहले आपको बता दिया था कि इनबॉक्स में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज मेड टू बी यूज्ड ऑन। कह रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करने के लिए बनाया गया है। जिसको उपयोग करने के लिए बनाया गया है कहां पर, कैलकुलेटर का, वॉशिंग मशीन पर, या फिर स्मार्टफोन डिवाइस, टैबलेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप है ना, ग्लोबल आईटीआई नाम से एक मोबाइल ऐप है, आपको पता होगा, प्ले स्टोर पर मुझे लग रहा है 2.5-3 लाख के अराउंड में बच्चे डाउनलोड भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्लोबल आईटीआई का जो मोबाइल ऐप है, वही बात हो रही है कि मोबाइल ऐप जो है, मान लेते इसके आगे लिखा हुआ है ग्लोबल आईटीआई। अब इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करने के लिए बनाया गया है। कहां, उसको कैलकुलेटर में डालोगे सॉफ्टवेयर को, या वॉशिंग मशीन में डालोगे अपने, नहीं, आप उसको अपने मोबाइल फोन या फिर अपने टैबलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई क्या है, ग्लोबल आईटीआई का जो मोबाइल ऐप है एंड्रॉइड है, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो मोस्टली एंड्रॉइड होता है, या फिर आपका जो टैबलेट है वो भी ज्यादातर एंड्रॉइड होता है, तो विंडोज में नहीं इंस्टॉल होगा। अब मान लीजिए आपका मोबाइल फोन आईफोन है भाई, एप्पल वाला, तो उसमें ये इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से एप्स भी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आंसर आपका सी सही हो जाएगा कि कोई भी मोबाइल ऐप बना है तो वो कहां पर यूज कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन और कैलकुलेटर में नहीं।
ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डू समथिंग ऑनलाइन। कह रहे हैं ऑनलाइन कोई भी चीज आप आसानी से करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज क्या है। जैसे मान लो अगर आपको पढ़ाई करना हो ऑनलाइन, आपको पढ़ाई करना हो ऑनलाइन, तो आपके लिए सबसे आसान क्या है? गूगल क्रोम में जाके पढ़ाई करना या फिर डायरेक्ट ऐप ओपन करके पढ़ाई करना? सबसे सिंपल क्या है, आप अपने से सवाल पूछ लीजिए। इंटरनेट पर कह रहे हैं कि ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब क्या? इंटरनेट पर, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन कोई भी काम करना हो तो उसके लिए आसान क्या है? अगर आपको शॉपिंग करना है तो गूगल क्रोम में जाकर या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर है उसमें जाकर साइट को खोज कर परचेज करना आसान है, या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन का ऐप डाउनलोड करके उसको शॉपिंग करना आसान है? आंसर होगा आपका ऐप। तो यही यहां पर भी आंसर हो जाएगा कि मोबाइल ऐप का इंस्टॉल, अगर आप मोबाइल ऐप का यूज करोगे तो ऑनलाइन काम करना आसान हो जाएगा। एग्जांपल के लिए फिर से मैं बता देता हूं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है, कौन सा? फोन पे, गूगल पे, भीम, यूपीआई, इस तरह के ऐप, पेटीएम, ये सब हम यूज कर लेते हैं। शॉपिंग करना है, मिंत्रा हो गया, मिंत्रा जो भी बोलते हो आप, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, हम सब क्या यूज करते हैं? एप्स यूज करते हैं। एप्स यूज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू वेब, कि हम किसी क्रोम में जाएं, ब्राउजर में जाएं, वहां पर खोलें, उसमें ज्यादा समस्या होती है। तो वही यहां पर ये पूछ रहा था कि सबसे आसान तरीका क्या। ठीक है, तो मोबाइल एप्स जो है बेस्ट है। बाकी डेस्कटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, तो इनको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चूज द मोबाइल ऐप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन सा मोबाइल ऐप है? देखिए, YouTube आप गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन YouTube का ऐप भी होता है। फेसबुक, नॉर्मली आप वेबसाइट भी फेसबुक की ओपन कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक का ऐप भी होता है। लिंक्डइन जॉब सर्च करने के लिए एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया साइट है, प्रोफेशनल, जहां पर जॉब करने वाले लोग, कंपनीज, ऐसे लोग वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। इसका भी ऐप भी है। इसकी क्या है? वेबसाइट भी है और इसका ऐप भी है, दोनों भी है। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे तो YouTube को आप क्या करते हो? सिंपल क्रोम में जाकर youtube.com भी खोल लेते हो, प्लस मोबाइल में YouTube का ऐप भी डाउनलोड कर लेते हो। तो तीनों है, तो जब तीनों का ऐप है तो ऐसे में हम लोग आंसर चौथा ले लेते हैं, आंसर डी। जब तीनों सही दिखने लगे तो कौन सा हम आंसर लेंगे? डी सही ले लेंगे। ठीक है, कि यही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप है? सारे हैं भैया मोबाइल ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति वांट टू फाइंड अ वीडियो ऑन पास्ता रेसिपी। प्रीति है, पास्ता बनाना चाहती हैं, उसके लिए वीडियो देखना चाहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप कैन सी यूज फॉर द सेम? अब देखो, हिंदी भी पढ़ लो। कई बच्चों से शिकायत होती है सर आप हिंदी नहीं पढ़ते हो। मैं तो बोलता हिंदी ही हूँ, इंग्लिश तो थोड़ी मेरी भी कमजोरी है। प्रीति जो है पास्ता बनाना चाहती हैं, पास्ता पर एक वीडियो ढूंढना चाहती हैं, इसके लिए वह निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगी? अब इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं कमेंट में उम्मीद करूंगा कि सब लोग आंसर टाइप करेंगे कि ऐसा कौन सा है। व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप, इनमें से कौन सा ऐप ऐसा है जिस पर आपको वीडियो मिल जाएगी? कौन सी वीडियो मिल जाएगी? खाना बनाने की। ठीक है, कौन सी है वो? आंसर आप जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्ति अटेंडेड अ गेस्ट लेक्चरर। ठीक है, गेस्ट लेक्चर। कीर्ति अटेंडेड अ गेस्ट लेक्चर, हाउ कैन सी यूटिलाइज हर मोबाइल फोन टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड? देखो, कीर्ति जो है किसी क्लास में गई है। गेस्ट लेक्चर का मतलब होता है कि कभी कभी वो क्लास होती है, जैसे कुछ क्लासेस पार्ट टाइम टाइप की होती है, तो कोई कीर्ति एक क्लासरूम में गई है, वहां पर ये पार्टिसिपेट कर रही है, वहां पर कुछ कठिन शब्दों को उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, तो अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके उनको समझने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर क्लास हो रही है और इंग्लिश में हो रही है, इंग्लिश आती है कीर्ति को लेकिन थोड़ी कम आती है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कीर्ति को नहीं समझ में आ रहे इंग्लिश वाले, क्योंकि कीर्ति को इंग्लिश कम आती है। तो ऐसे में कौन सा ऐप है जो कीर्ति की मदद कर सकता है? क्या शॉपिंग ऐप मदद करेगा वहां समझने में, या फिर ग्रोसरी का, या फिर कॉस्मेटिक लिपस्टिक वाला? नहीं, कौन सा करेगा? डिक्शनरी ऐप। डिक्शनरी क्या होता है? ऐसा ऐप होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में बदलने में मदद करता है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी लेक्चर या किसी टॉपिक या किसी शब्द को समझने में दिक्कत होती है, हम लोग ज्यादातर
डिक्शनरी वाले ऐप्स या गूगल ट्रांसलेट वगैरह भी यूज कर लेते हैं कि हिंदी से इंग्लिश या हिंदी को इंग्लिश में करना, बहुत सारे लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आंसर बी वाला सही। तो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्मार्ट डिवाइस। देखो स्मार्ट डिवाइस कौन सी है, देखो चतुर घड़ी, ठीक है, स्मार्ट वॉच, सेल फोन, स्मार्ट टीवी, सब के सब यहाँ पर जो आंसर है ये सब स्मार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो पहले टीवी स्मार्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से एंड्रॉइड टीवी वगैरह आ गया उसमें भी वाईफाई इंटरनेट वगैरह चल रहा है तो स्मार्ट होगी। सब मिलाकर यही समझ लीजिए कि जिसमें इंटरनेट वगैरह है और वाईफाई से कनेक्टिविटी हो रही है और इस तरह के जो डिवाइसेज हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के, वो सब स्मार्ट है। आपकी जो घड़ी हो गई उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी व्हाट्सएप चल रहे हैं, वो आपकी हार्ट बीट को मापती है, ब्लड प्रेशर को दिखाती है, आपका कितना कदम आप चले हो, आपके हेल्थ वगैरह को मॉनिटर करती है, तो इसलिए स्मार्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, तो स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, तो ऐसे में आंसर डी सही हो जाएगा। एलेक्सा इज असिस्टेंट। एलेक्सा क्या है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे ऐड आता है, कोई बंदा होता है साइड में एक छोटी सी गोल सी डिवाइस रखी होती है, वो बोलता है एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, एलेक्सा स्विच ऑन द एसी, एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट। तो वो क्या करता है कि हमारे होम अप्लायंसेस के थ्रू जुड़ा होता है और वो एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम करता है, हमारे वॉइस को समझता है, हमारी कमांड को समझता है, उसके अंदर पहले से प्रोग्रामिंग की गई होती है। जस्ट लाइक कुछ लोग अपने फोन में टाइपिंग करने के लिए गूगल वॉइस का भी यूज करते होंगे। ठीक है, नीचे माइक बटन दबाया रहता, माइक का बटन दिया रहता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप बोलते हैं और उसमें टाइप होने लगता है, तो क्या है, वो गूगल का वॉइस असिस्टेंट है कि हमारी भाषा को समझना, उसको इनपुट के रूप में लेना और टाइप कर देता। तो इसी तरह से एलेक्सा भी एक क्या है, एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में हमारा काम करता है। जो भी हम उसे कहते हैं कि कुछ चालू कर दो, बंद कर दो, अपने आप कर देता है। जैसे कुछ गाड़ियों, कार वार में भी आ गया है एलेक्सा ओपन द सनरूफ, तो क्या करेगा, सनरूफ ओपन कर देगा कार का। तो एलेक्सा है, सीरी है, इसी तरह से और भी डिवाइसेस हैं अलग अलग कंपनीज के। तो फिलहाल ये पूछ रहा है कि एलेक्सा क्या है, तो एलेक्सा जो है ये हमारा कोई ऑफिस में काम करने वाला है, घर पे काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, यह डिजिटल वॉइस कंट्रोल डिवाइस है। यह क्या करती है, हमारे आवाज को समझती है और उसके हिसाब से जो हम कमांड देते हैं उसके हिसाब से अन्य डिवाइसेस को कंट्रोल करके काम करवाती है। ठीक है, क्या, एलेक्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग दैट एन एलेक्सा कैन डू। कह रहे हैं सबसे सही इसमें से क्या है जो एलेक्सा कर सकती है। एलेक्सा कर सकती है यानी वो जो डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस, जो हम मेरी आवाज को पहचान कर काम करवा सकती है डिवाइसेस से, या कर सकती है, मान लो उसके अंदर जो फीचर्स हैं, तो क्या कर सकती है। क्या उससे अगर आप पूछोगे कि एलेक्सा आज का मौसम कैसा है, तो क्या बताएगी, हाँ बताएगी। ठीक है, कहेंगे आप कि एलेक्सा चंदन जी को फोन लगाओ, अगर वो आपके फोन से कनेक्ट है तो क्या करेगी, कॉल लगा देगी। आप कहेंगे एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, कनेक्ट है म्यूजिक डिवाइस से, तो क्या कर देगी, प्ले कर देगी म्यूजिक। यानी यह तीनों काम एलेक्सा कर सकती है। जब तीनों काम एलेक्सा कर देगी तो हम लोग भी चुपचाप आंसर डी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहां से मौसम चेक करेगी, वो भी चेक कर लेगी गूगल पे, फिर बताएगी आज का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। मार्क द वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट इन बिलो। नीचे दिए गए सूची में ध्वनि नियंत्रित डिजिटल सहायक डिवाइस को चिन्हित करें। क्या है, एलेक्सा भी डिजिटल, वही जो चीज अभी हम बात ही कर रहे थे, डिजिटल असिस्टेंट है, वॉइस कमांड पर हमारी आवाज को पहचान कर कार्य करती है। एलेक्सा, सीरी भी है, ये दूसरी कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है। गूगल असिस्टेंट भी है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये तो आपके मोबाइल फोन में भी रहता है। आप मोबाइल फोन में जब भी गूगल असिस्टेंट ऑन करोगे और जब बोलोगे तो काम ये करेगा। गूगल सर्च, अगर कई लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च जनरली इस्तेमाल नहीं करते, हाथ से टाइप नहीं करते हैं, गूगल सर्च ओपन करते हैं, वहां पर माइक वाले बटन पे टाइप करते हैं, बोल देते हैं कि गूगल यूट्यूब पर ITI का सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है, ऐसे बोल के आप देखिएगा, तो देखिए क्या बताता है, फिर कमेंट करिएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, स्मार्ट है, वॉइस कंट्रोल डिवाइस है, डिजिटल असिस्टेंट है, सहायक है। सहायक इसलिए बोला जा रहा है कि हमारी हेल्प करते हैं कार्य को करने में। तो चलिए यहां पर आंसर डी कर दिया हमने, आगे बढ़ेंगे। चलिए
Komal want to regularly monitor her body condition like temperature, heartbeat. Which of the following device can help her? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस डिवाइस का नाम लिया था। कोमल है, कोमल चाहती हैं कि उनके शरीर का तापमान कैसा है, उनकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, घट रही है, यानी बीपी घट रहा है, बढ़ रहा है, इन चीजों को मॉनिटर करना चाहती हैं। डेली चाहती हैं कि उनके पास कोई ऐसा डिवाइस हो जो उनकी मदद करे कि उनके जो हार्ट मतलब दिल की धड़कन है कितनी है, कम है, ज्यादा है, या फिर उनके बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, बुखार उखार तो नहीं है। कोई ऐसी डिवाइस हो जो उनको बताती रहे और रोज रेगुलर यूज करे। तो वो क्या है भाई? वो है हमारा स्मार्ट वॉच। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस तो किया था। स्मार्ट वॉच आजकल आ गई है ना, एडवांस। तो भैया स्मार्ट वॉच पहनिए और टेम्परेचर देखते रहिए और दिल की धड़कन भी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑनलाइन मीटिंग यू कैन शेयर फॉर द पीपल टू ज्वाइन द मीटिंग। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब आपने देखा होगा जूम पे या गूगल मीट पर, ये सब क्या है, एप्लीकेशंस है। जूम है या फिर गूगल मीट है, गूगल कंपनी का है, जूम अलग कंपनी का है। तो इसमें जनरली जब भी होता है कि यार आज शाम को 3 बजे ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, तो फिर लोग कहते हैं भैया ऑनलाइन मीटिंग का लिंक जरा हमारे पे भेज देना। तो जब भी ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होना होता है, यानी वर्चुअल मीटिंग भी उसको कहते हैं, तो उसमें क्या शेयर किया जाता है वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं? मीटिंग लिंक या फिर आईडी, कि भैया ये मीटिंग है, ये मीटिंग लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करिए, ये पासवर्ड डालिए और शाम को 3 बजे हम लोग लाइव मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है वो मीटिंग लिंक। या फिर जूम ऐप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, तो वही उसीलिए लिखा है मीटिंग लिंक या फिर मीटिंग आईडी हो सकता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन मीटिंग में भाग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन मीटिंग टूल। कह रहे हैं कि ऑनलाइन मीटिंग के जो एप्स वगैरह होते हैं उसमें कौन सा फीचर है जो अवेलेबल नहीं होता है। नीचे से शुरू करते हैं। कह रहे हैं आफ्टर द मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग कैन बी क्लोज। कह रहे हैं मीटिंग खत्म होने के बाद आप उस मीटिंग के ऐप को बंद कर सकते हैं। ये तो सब में होता है भाई। Everyone can turn on the camera on their own device। सब लोग अपने अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में मीटिंग के दौरान अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ये भी होता है। उसके बाद everyone can speak to each other and hear each other। सभी लोग मीटिंग में एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं, प्लस दूसरे की बात सुन सकते हैं, ये भी होता है ऑनलाइन मीटिंग में। ये सारी कहानी होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले पार्टिसिपेंट कॉन्टेक्ट नंबर, यानी जो लोग मीटिंग में भाग ले रहे हैं उन सबका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आता है। ऐसा किसी भी ऐप में नहीं होता है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी जो है वो सेफ रखी जाती है। तो यही गलत है। यही पूछ रहा है कि क्या नहीं होता है। क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग में उपलब्ध नहीं है। तो ऑनलाइन मीटिंग में आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आप ए दे दोगे और फिर क्या करोगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। टू फाइंड द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट इन जूम मीटिंग क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन ऑन ऑफ द स्क्रीन। कह रहे हैं जूम मीटिंग में जो लोग भाग ले रहे हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं ना, जूम में 10 20 50 लोग जुड़े हों, उनकी सूची यानी लिस्ट देखने के लिए स्क्रीन के किस भाग के कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जूम मीटिंग में आप देखोगे, जूम मीटिंग में नीचे की तरफ बॉटम साइड नीचे की तरफ क्या होता है, ऑप्शन होता है जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस मीटिंग में शामिल हैं। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, बॉटम, नीचे की तरफ ऑप्शन दिया रहता है। जैसे आप ग्लोबल आईटी मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो तो नीचे की तरफ देखते हैं ना, स्टोर होता है जहां पर आप कोर्सेज देख सकते हो, बगल में CHAT लिखा, चैट लिखा रहता है जहां पर चैट कर सकते हो। तो मोस्टली ऐसे ऐप्स में नीचे की तरफ ही ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बॉटम मतलब नीचे की तरफ वो लिस्ट होती है। किसकी लिस्ट, कौन कौन से लोग जूम मीटिंग में, मान लो आपने जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी, कितने लोग कनेक्ट हैं, उनकी लिस्ट देखना चाहते हो तो ऑप्शन कहां मिलेगा, नीचे की तरफ, उसी ऐप में नीचे की तरफ वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कोविड वी एडॉप्टेड वर्चुअल वर्ड मीटिंग दैट हेल्प ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि कोविड के बाद यह चलन आ गया कि हम लोग मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन लेने लगे। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि कोविड के बाद यानी कोरोना के बाद वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया को हम लोगों ने अपनाया। इंटरनेट के माध्यम से होने वाली मीटिंग्स को क्या कहा जाता है,
तो यार इंटरनेट के माध्यम से होने वाली मीटिंग्स को क्या बोला जाएगा? सिंपल सी बात है, ऑनलाइन मीटिंग बोला जाएगा, इसमें कोई गेम ऐसा नहीं है। ठीक है, कोरोना के बाद जो मीटिंग्स हो रही हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, मीना इज यूजिंग गूगल मीट फॉर फर्स्ट टाइम, शी कैन यूज सेम लॉगिन अकाउंट डिटेल्स एज हर। देखो, मीना पहली बार गूगल मीट का यूज कर रही है, वह अपने लॉगिन खाता का उपयोग कर सकती हैं। पता है गूगल मीट क्या है? जैसे जूम एक ऐप है अलग ना, गूगल मीट भी एक ऐप है। क्या है ये भी ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, एक ऐप है। किस कंपनी का है? गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि पहली बार आप गूगल मीट यूज करने जा रहे हो तो उसको लॉगिन करने के लिए क्या यूज करोगे? सिंपल सी बात है कि जब गूगल का है तो आप गूगल का क्या यूज कर सकते हो? ईमेल अकाउंट यूज कर सकते हो। गूगल का ईमेल अकाउंट किस नाम से है? जीमेल के नाम से जाना जाता है। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया जो होता है, किसके नाम से? जीमेल के द्वारा। यहाँ पे जोहो अकाउंट या बैंक अकाउंट या अमेजन अकाउंट का कोई मतलब नहीं। अमेजन पे क्या होगा? शॉपिंग होगा, ये तो आपके बैंक का खाता नंबर है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, जोहो से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो जीमेल यानी ईमेल अकाउंट है, जो कि जीमेल पर होना चाहिए, अगर जीमेल पर है यानी गूगल का ही है, तो सिंपल उसी से लॉगिन करके आप गूगल मीट में क्या कर सकते हैं? उसके थ्रू मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या फिर मीटिंग क्रिएट करके दूसरों को उस मीटिंग में भाग के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, आप दोनों काम कर सकते हैं। दूसरे मीटिंग के लिए आप लिंक दिए हैं तो आप उसके थ्रू आप ज्वाइन भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपना भी मीटिंग क्रिएट करके दूसरों को लिंक भेज सकते हो, उनको भी ज्वाइन करवा सकते हो। ये कैसे संभव है? गूगल मीट यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज कर सकते हो? अपना जीमेल अकाउंट यूज कर सकते हो, उसके लिए अलग से कुछ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी जीमेल से ही काम चल जाएगा। जैसे आप जीमेल बना लेते हो तो आप उसी जीमेल के थ्रू क्या कर सकते हो? उसी जीमेल के थ्रू आप यूट्यूब पर भी लॉगिन कर जाते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि यूट्यूब पे अलग से आपको बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूट्यूब भी जीमेल यानी गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो जब गूगल का ही प्रोडक्ट है तो गूगल के अपने सारे प्रोडक्ट एक ही लॉगिन अकाउंट से सारा आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज लर्न न्यू लैंग्वेजेस। देखिए, भाषा सीखने के लिए जो वेबसाइट है वो कौन सी है? डुलिंगो है। ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हो? आप अलग अलग प्रकार की भाषाएं सीख सकते हो। यह क्या है? यह जॉब वगैरह सर्च करने के लिए प्रोफेशनल सोशल मीडिया साइट है। कौन सी? प्रोफेशनल सोशल मीडिया साइट है। कोड एकेडमी क्या है? इस पर आप कंप्यूटर लैंग्वेजेज सीख सकते हैं, C++, जावा हुआ, इस तरह की जो चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर जा सकते हो। बाकी ये जो है लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वही हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है, विच वेबसाइट इज हेल्पफुल इन लर्निंग एंड करियर ग्रोथ। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, चीजें सीखना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार की, मतलब मान लो आप मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, फिर आप कोडिंग भी सीखना चाहते हैं, आप लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, तो कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं? कोड एकेडमी पर आप सॉफ्टवेयर से जुड़े मतलब कोडिंग वगैरह लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह सीख सकते हो। खान एकेडमी पर आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के जो है कोर्सेज पढ़ सकते हो। कोर्सेरा पर भी अलग अलग डिजिटल कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब ऐसे में फिर क्या हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सवाल पूछ रहा है कि वो कौन सी वेबसाइट है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप सीख सकते हैं अपने करियर में विकास के लिए, यानी सेल्फ आप अपने लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं, तो स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो कौन कौन सी साइट है? तो ये सभी साइट्स हैं, इन सभी जगहों पर आपको कोर्स मिल जाएगा। आप अलग अलग है, जैसे इस पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह की चीजें हैं, और इस पर भी डिजिटल कोर्सेज हैं कंप्यूटर से और अन्य प्रकार के कोर्सेज पर। ठीक है, तो ये सभी आंसर सही होंगे तीनों, ऐसे में हम लोग डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सैम वांट टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग स्किल फॉर फ्री एंड हिज फ्रेंड हैज रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर द सेम। देखो, सैम को फ्री में कंप्यूटर की कोडिंग सीखना था, तो उसके दोस्त ने इसके लिए एक वेबसाइट के बारे में बताया। कौन सी वेबसाइट है? अभी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि कोड एकेडमी। यहां पर क्या होता है? यहां पर आप कंप्यूटर के लैंग्वेजेस, कोड्स वगैरह सीख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम ही है कोड एकेडमी। तो आंसर आपका क्या हो गया? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खान एकेडमी इज मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट
खान एकेडमी सबसे अधिक जो है लोगों के द्वारा बताई जाती है, रिकमेंड की जाती है कि भाई इस वेबसाइट पर जाइए, यहां पर आप पढ़िए, यहां पर पढ़िए। किस चीज के लिए पूछ रहा है, किस चीज के लिए? ठीक है, रिकमेंड तो की जाती है, लेकिन किस चीज के लिए की जाती है? ऑनलाइन मीटिंग के लिए नहीं, नई भाषा सीखने के लिए नहीं, नई लैंग्वेज के लिए हमने डुलिंगो बताया था आपको, है ना। जॉब सर्च के लिए नहीं, जॉब सर्च के लिए लिंक्डइन है, साइन.com है, जॉब.com, बहुत सारे हैं। ये क्या है, यहां पर आप पढ़ सकते हो सब्जेक्ट, स्कूल के सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एल्जेब्रा, मैथ्स, इस तरह की चीजें आप पढ़ सकते हो। कहां पर? खान एकेडमी पे। थोड़ी देर पहले ही मैंने ये चीज आपको बताया था। तो ये आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? फ्री वेबसाइट्स हैं, जो भी यहां पर दी गई है सब की सब फ्री वेबसाइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इंटरनेट इज द बेस्ट प्लेस टू बी ब्लैंक है, बताना है आपको। इंटरनेट इज बेस्ट प्लेस टू बी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप हमेशा जिंदगी में सीखते रहना चाहते हैं जिंदगी भर, तो आपकी इंटरनेट क्या कर सकता है? जरूर मदद कर सकता है। दूसरा, सेल्फ लर्नर, अगर आप खुद ही सीखना चाहते हैं नई चीजें, तो किसकी मदद से सीख सकते हैं? इंटरनेट। उसके अलावा लगातार पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहते हैं, किसके कर सकते हैं आप? इंटरनेट। यानी इंटरनेट जो है आपका हर तरह से मदद करेगा, जो जो यहाँ पर लिखा है वो हर काम करेगा। मतलब आप अगर कुछ खुद सीखना चाहते हैं मुझे कॉलेज स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, टाइम नहीं है, तो खुद पढ़ाई करना चाहते हैं, इंटरनेट आपकी मदद करेगा। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के आपको मन करता रहता है, इंटरनेट आपकी मदद करेगा। और लगातार जिस फील्ड में है उस फील्ड में भी लगातार पढ़ाई करते रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, इंटरनेट आपकी मदद करेगा। तो हम आंसर डी सही करके अपनी मदद कर लेंगे। बाकी आप हमारी मदद करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करके, और हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा इस वीडियो के नीचे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नए टॉपिक पर होगी, जो डिजिटल स्किल यानी जो आईटी से या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो 100 क्वेश्चंस थे, ये टोटली मैंने आज आपके कवर कर दिए हैं। तो इसके बाद वाली क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप समझ के चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है और मैं उतने ही आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आज तक आप करके सपोर्ट कर रहे हैं जरूर करिएगा। थैंक यू भाई लोग।